कह देना उन लोगों को, उस समाज को, कि मेरे दिव्यांश यहीं कहीं हैं, मेरे आसपास, मेरी यादों में रचे बसे हैं। चल मेरे साथ मंदिर में। प्रेरणा घसीटते हुए उसे मंदिर में ले गई। देख वो मूर्त देख, जो पत्थर की है, हम उसकी पूजा करते हैं और पुजारी लोग इसी के नाम का तिलक लगाते हैं। दिव्यांश भी ऐसे ही हैं, ईश्वर हो गए हैं वो, चाहे आसमां का सितारा हो गए हैं, या अमर आत्मा, या कोई देह बन गए हैं फिर से। फिर ये रूप क्यों? और प्रेरणा ने ईश्वर के साक्ष्य में दीपा के आज्ञा चक्र पर गोल मैरून बिंदी रख दी। दोनों सहेलियां गले मिलकर फफक पड़ी। ओजस्वी चेहरा, हिरनी सी आंखें, तेजस्वी माथा और उस पर गोल मैरून बिंदी दीपा को हमेशा आकर्षित करती थी। दीपा के कॉलेज में बायोलॉजी की प्रोफेसर वालिया जब पढ़ाते हुए अपने चेहरे के भाव व्यक्त करती थी, तो उनके माथे पर कभी आड़ी सिलवटें तो कभी खड़ी शिकन पड़ती, और उसका असर उनकी गोल बिंदी पर पड़ता, जो आड़ी सिलवटों से ऊपर नीचे हिंडोले लेती, तो कभी खड़ी शिकन के साथ दाएं से दबकर बाएं तरफ खड़ी हो जाती, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। इस पूरे खेल में दीपा को महसूस होता कि वह बिंदी कहीं गिर ना जाए, और वो अपनी चुन्नी की झोली फैलाए उनके चेहरे के नीचे उनकी बिंदी लपक ले और गिरने न दे। क्लास में प्रोफेसर वालिया के आते ही दीपा की नजरें सबसे पहले उनकी बिंदी पर जाती। वो अपने नोट्स लेने से पहले कॉपी के दाईं तरफ बिंदी का निशान बना लेती। एक दिन क्लास में उसके पास बैठी दीपा की सबसे खास सहेली प्रेरणा ने पूछ ही लिया, तू क्या बनाती है गोल गोल? वो बोली, बिंदी। ये बिंदी कभी नहीं उतरनी चाहिए। और वो दोनों हंस पड़ी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई तो दीपा के माता पिता ने उसका विवाह रचाकर अपना दायित्व पूरा कर दिया। विवाह की खरीदारी में उसने ढेर सारी बिंदियां खरीदी। हर साड़ी के साथ मैचिंग बिंदियां, हरी, नीली, पीली, लाल, बैंगनी। उसके कलेक्शन में सब रंग थे, कोई जगमगाती तो कोई स्टोन वाली, कोई मोती वाली तो कोई दोहरे रंग वाली, कोई गोल तो कोई लंबी तिलक के आकार में, कोई सितारा तो कोई चांद के आकार में। दीपा को तो बाजार में उपलब्ध हर वैरायटी चाहिए थी। प्रेरणा उसके ट्रूजों में इतनी सारी बिंदियां देखकर बोली थी, ओहो, क्या पूरे मोहल्ले में बांटेगी या शहर के नुक्कड़ पर अपनी बिंदियों की दुकान खोलेगी? नहीं नहीं प्रेरणा, पर मैं चाहती हूँ बिंदी कम नहीं होनी चाहिए, पूरा संसार बिंदीमय हो। ये ले। और उसने बिंदी के कार्ड से गुलाबी रंग की बिंदी निकालकर प्रेरणा के माथे पर रख दी। प्रेरणा झल्ला उठी, ना ना, मुझे नहीं लगानी ये बिंदी। बहन जी लुक देता है और हर समय ध्यान भी आंखों के बीच रहता है, इरिटेशन सा लगता है। ना लाडो ना, ऐसा नहीं कहते, बिंदी तो सुहाग की निशानी होती है, और कुंवारी लड़कियों के लिए अच्छे सुहाग की आशा भी। देख तेरा चेहरा बिंदी लगाते ही कितना दमक उठा है। दीपा की माँ चाय लेकर कमरे में आई और दोनों सहेलियों की बातचीत में दखल देते हुए बोली, और ना जाने क्या सोचकर प्रेरणा ने अपने माथे की बिंदी नहीं हटाई। वरमाला के समय जब दीपा तैयार होकर आई तो उसकी नग वाली बिंदी लश्कारे मार रही थी, और उसके दोनों ओर कमानीदार भौहों के सहारे लाल और सफेद बिंदियों की कतार कनपट्टी पर जाकर समाप्त हो रही थी। प्रेरणा ने दीपा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, आज तो तेरी बिंदिया की इच्छा खूब पूरी हुई। दीपा लाज के मारे गुलाबी हो गई। दिव्यांश भी दीपा के बिंदी के शौक से जल्दी ही वाकिफ हो गए थे, क्योंकि जब भी दिव्यांश दीपा को मोटरसाइकिल पर लॉन्ग ड्राइव पर ले जाते, वो वापसी में तंग गलियों वाले बाजार में चलने की इच्छा जरूर प्रकट करती, क्योंकि तंग गलियों में बिंदी के कार्ड अच्छे मिलते हैं। कभी नुक्कड़ पर खड़े अस्थायी दुकान, तो कभी रास्ते पर सजी धजी दुकानें, तो कभी राह से गुजरने वाले ठेले। दीपा कहीं भी बिंदी की खरीदारी करने से नहीं चूकती। कभी कभी तो दिव्यांश दीपा के इस शौक पर चिढ़ जाते, अरे भाई, बिंदी का इतना भी क्या शौक, आखिर बिंदी का ये झंझट पालती ही क्यों हो? दीपा पहले तो हंसने लगी, फिर आंखें मटकाते हुए बोली, दिव्या, ये जो मस्तक पर आंखों के बीच और नाक के ऊपर का जो स्थान है ना, इसे आज्ञा चक्र कहते हैं, और आज्ञा चक्र के पीछे हमारी ध्यान इंद्रिय होती है। यहाँ लगाई गई बिंदी हमें हमेशा अपने इष्ट का ध्यान करवाती है। पुजारी जी भी अपने माथे पर गोल या लंबी बिंदी लगाते हैं ना, उनका इष्ट ईश्वर होता है, और हमारे इष्ट मालूम है कौन है? हमारे इष्ट हैं आप।
और दीपा ने दिव्यांश की नाक पकड़कर अपने समीप खींच लिया। दिव्यांश दीपा के दर्शन पर स्तब्ध थे। दीपा, तुम कब से ये दर्शन बघारने लगी? हाँ, दीपा का ये बचकाना आकर्षण अब गहरे दर्शन में बदल गया था। और दिव्यांश जब तब इस दर्शन को छेड़ने लगे थे। यूं कभी तो दीपा का माथा बिंदी के बिना सूना नहीं रहता था, पर कभी असाई सुबह दीपा के सोकर उठने से लेकर नहाने तक कभी बिंदी से महरूम माथा देखकर दिव्यांश कहते, भाई आज तो हम कहीं गिर गए। तो दीपा हंस पड़ती। कभी लंबे तिलक की दिशा बदल जाती तो दिव्यांश कह उठते, भाई आज तो हम टेढ़े हो गए हैं। और कभी उल्टी बिंदी को देखकर दिव्यांश कह उठते, भाई आज हम उल्टे कैसे लगे हैं। और कभी कभी तो दिव्यांश बिंदी के कार्ड से एक बिंदी निकालकर दीपा के माथे पर रखकर चुंबन लेते हुए कहते, अरे भाई हम यहाँ हैं। और दोनों एक साथ ठहाका मारकर हंस पड़ते। उधर प्रेरणा की शादी भी हो गई थी। वो अपने पति प्रीत के साथ खुश थी। अपने कॉलेज की दोस्ती निभाने कभी कभार दीपा के घर आ जाती। दिव्यांश और प्रीत जितने संजीदा होते, दीपा और प्रेरणा उतनी ही मुखर हो जाती। वर्ष दर वर्ष हंसी खुशी बीत रहे थे, पर प्रेरणा को बिंदी का शौक विवाह के बाद भी नहीं था। वो परवाह भी नहीं करती थी कि बिंदी लगी भी है या नहीं। एक दिन प्रेरणा दीपा के घर बिंदी लगाए बिना ही चली गई, तो वहां जाते ही दीपा ने उसे टोक दिया, अरे बिंदी कहाँ है तेरी? इसका बिंदी का ये जुनून अभी भी नहीं गया। क्यों जीजाजी? प्रेरणा दिव्यांश की ओर रुख करती हुए बोली, हाँ, पहले तो हमें माथे पर टांगे टांगे फिरती हैं, और फिर ना जाने कौन से आज्ञा चक्र का दर्शन हमारे सामने बघारने लगती हैं। दीपा अपने ड्रेसिंग टेबल में सजे हुए ढेर सारे बिंदी के कार्ड ले आई और प्रेरणा के माथे पर उसके नीले सूट से मेल खाती नीली बिंदी रखते हुए बोली, अरे जिंदगी में इन बिंदियों की तरह ना जाने कितने रंग बिखरे हैं, लाल, पीले, हरे, बैंगनी। हमें हर रंग में रहना सीखना है। क्या पता कब कौन सा रंग इस जिंदगी से खत्म हो जाए। अरे अरे, आप तो बड़ी दार्शनिक बातें कर लेती हैं। प्रीत आज मुखर हो उठे थे। ये तो बचपन से ही ऐसी बातें करती आई है। कॉलेज में कभी प्रोफेसर की बिंदी निहारती थी, तो कभी पड़ोस की आंटी जी की। प्रेरणा आज अपनी पूरी जानकारी दे देना चाहती थी। आज दिव्यांश भी बोलने में पीछे नहीं रहे थे। प्रेरणा जी, आपकी सहेली ने तो बिंदी के पीछे हमें ना जाने कहां कहां घुमाया। एक बार तो 3D बिंदी के चक्कर में सारा शहर ही छान मारा। अब साइंस स्टूडेंट का ये भी तो नुकसान है कि वो अपनी ही भाषा बोलते हैं। फिर मैंने ही दुकानदार को समझाया कि भैया वो बिंदी जो चारों तरफ से लश्कारे मारे, और दुकान पर खड़े सारे ग्राहक हंस पड़े। दिव्यांश के हर जुमले पर प्रीत अपनी चुटीली टिप्पणियां करने से नहीं चूक रहे थे। प्रीत यह कहने से भी बाज नहीं आए कि भाई प्रेरणा को तो हमारी परवाह ही नहीं, हम गिरे टेढ़े हों या उल्टे लटके रहें। अगले दिन प्रेरणा ने दीपा को फोन किया, भाई कल तो तेरे घर मजा ही आ गया। प्रीत भी खुश थे तेरे बिंदी दर्शन पर। अब तो मुझे हर समय बिंदी का ख्याल रखना पड़ेगा, वरना प्रीत व्यंग्य करने से नहीं चूकेंगे। हाँ हाँ, बिंदी लगाया कर तू। पता नहीं जिंदगी में कितने दिन बिंदी लगाना लिखा है। दीपा फोन पर ही भावुक हो उठी। अब ये तेरा कौन सा नया दर्शन है दीपा? प्रेरणा ने मीठी झिड़की देते हुए कहा। नारे प्रेरणा, तू नहीं समझेगी, पर तू बिंदी जरूर लगाया कर। आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं कि महिलाओं को बिंदी जरूर लगानी चाहिए। इससे उन महिलाओं को रोजगार मिलता है जो बिंदी के व्यापार में संलग्न है। अब ये तेरा कौन सा नया फंडा है? अरे इससे भी ऊपर अपना आज्ञा चक्र है ना जो माथे पर, वहाँ बिंदी लगाने से अपने इष्ट की तरफ ध्यान रहता है। हम महिलाएं इसलिए तो हमेशा जिंदगी की भागदौड़ में भी अपने दायित्वों के प्रति ध्यान मुद्रा में रहती हैं। लो भाई, ये दर्शन भी सुनो। दीपा के तर्कों से प्रेरणा मंत्रमुग्ध हो गई। अच्छा, बिंदी जरूर लगाऊंगी, कभी मिस नहीं करूंगी। समय चक्र कब रुका है? वह अनवरत चलता रहता है, बिना किसी की परवाह किए। 10 वर्ष बीत गए थे दीपा के सुखी वैवाहिक जीवन की सजी धजी गाड़ी को चलते हुए। एक दिन प्रेरणा को खबर मिली कि दिव्यांश की दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं। अस्पताल के आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा है। दीपा की हंसती खेलती जिंदगी पर गाज गिरी थी।
प्रीत और प्रेरणा खबर सुनकर तुरंत अस्पताल भागे थे। दीपा का आंसुओं से तर चेहरा प्रेरणा को उद्वेलित कर रहा था। कभी ना सूना रहने वाला दीपा का माथा आज आंसुओं के समुद्र में अपनी बिंदी बहा चुका था और बिंदी का कार्ड हर समय सामने लेकर खड़े रहने वाले दिव्यांश जिंदगी से जंग लड़ रहे थे। प्रेरणा ने अपने छोटे से पर्स से गोल मैरून बिंदी निकालकर दीपा के माथे पर रख दी और भीगे स्वर में बोली, जब से तूने बिंदी का दर्शन समझाया है तब से बिंदी का कार्ड हमेशा अपने पास रखती हूँ। चलो हम दिव्यांश के लिए प्रार्थना करते हैं। पर प्रेरणा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, वो इस स्टेज पर है कि कोई इलाज, कोई ट्रांसप्लांटेशन काम नहीं आएगा। दीपा के चेहरे पर बनती भंगिमाओं और भावनाओं के सैलाब के बीच में बिंदी उठती गिरती महसूस हो रही थी। प्रेरणा को लगा कि वो अपनी झोली फैला ले और उसकी बिंदी गिरने ना दे, जैसे दीपा अपनी क्लास में प्रोफेसर वालिया के लिए सोचा करती थी। सच्ची में कोई प्रार्थना काम नहीं आई और दिव्यांश सदा सदा के लिए सो गए। आंसुओं का सैलाब बाढ़ बनकर उतर आया। दीपा भागकर दिव्यांश के गले लग गई। प्रेरणा ने देखा उसकी लगाई बिंदी भी काम नहीं आई। दीपा का माथा सूना हो गया। प्रेरणा ने दीपा को दिव्यांश से अलग करते हुए अपने सीने से लगा लिया। कहाँ गई वो बिंदी जो प्रेरणा ने लगाई थी? उसने देखा वो मैरून बिंदी चिर निद्रा में लीन दिव्यांश की कमीज के कॉलर से झांक रही थी। दिव्यांश के जाने के बाद दीपा टूट सी गई थी। प्रेरणा दीपा के घर अब ज्यादा जाने लगी थी। बच्चों का वास्ता देकर उसमें जीने की ललक पैदा करती, फिर से स्कूल में नौकरी के लिए तैयार करती। जीना तो पड़ेगा जैसे दर्शन से रूबरू करवाती, पर उसके ड्रेसिंग टेबल के सामने जाते ही प्रेरणा को जैसे काट मार जाता। रंग बिरंगे बिंदी के पत्ते और सजने संवरने का सामान देखकर प्रेरणा का कलेजा मुंह को आ जाता। संभल गई थी दीपा इन 2 सालों में। अपनी स्कूल की नौकरी पर भी जाने लगी थी। वैभव 10वीं में और विपुल 8वीं में आ गया था। दीपा वैभव के करियर के बारे में सोचती, उसके पापा होते तो जैसा होता वैसा ही मुझे करके दिखाना है। यही उसके जीवन का उद्देश्य बन गया था। पर प्रेरणा को उसका सूना माथा बेहद खलता। प्रेरणा ने तो उसी की वजह से बिंदी लगाना सीखा था। वो हर समय अपने आज्ञा चक्र पर उंगली का स्पर्श कर अपनी बिंदी संभालती रहती। एक दिन स्कूल से लौटते हुए प्रेरणा ने दीपा को कहा था, दीपा एक बात पूछूं, तू बिंदी क्यों नहीं लगाती? क्या? दीपा चौंकी थी। बिंदी कहाँ अब मेरे भाग्य में? क्यों? प्रेरणा के स्वर में तल्खी थी। हमारे समाज में विधवाएं बिंदी नहीं लगाती। बेहद कड़े शब्दों में दीपा का जवाब था। इतने कठोर शब्द सुनकर प्रेरणा का दिल छलनी हो गया था। फिर भी प्रेरणा ने हार नहीं मानी थी। वो बोली, पर बिंदी तो आज्ञा चक्र पर लगाई जाती है ना? को दीपा स्कूल के मेन गेट से बाहर निकलने लगी। को क्या? आज्ञा चक्र पर लगाने से इष्ट का ध्यान होता है ना? प्रेरणा ने दीपा का हाथ सख्ती से पकड़ लिया और उसे मेन गेट से बाहर निकलने नहीं दिया। इतने दिनों से मन में चल रहे चक्रवात को प्रेरणा आज मन के बाहर लाना चाहती थी। मतलब? दीपा बोली। मतलब साफ है दीपा, तू ही तो कहती थी ना कि इस आज्ञा चक्र के पीछे इष्ट का ध्यान होता है और हम औरतें इसलिए ध्यान की मुद्रा में रहती हैं। सच बताना दीपा, जब से दिव्यांश गए हैं क्या तू उन्हें 1 मिनट के लिए भी भुला पाई? वही थे ना तेरे इष्ट। पर अपने समाज में ये प्रावधान नहीं है कि एक विधवा बिंदी लगाए। दीपा बेहद सजग होकर जवाब दे रही थी। तू एक बार सोचकर देख दीपा, दिव्यांश तेरे आसपास ही रहते हैं, वो हमेशा तेरे साथ होते हैं। फिर ये बिंदी हटाकर तुम क्या बताना चाहती हो समाज को? हाँ प्रेरणा, इस बात से इनकार नहीं कि मुझे हर समय दिव्यांश के अपने आसपास होने का एहसास होता है। मुझे लगता है वो अमर हैं। फिर बताओ दीपा, एक बिंदी हटाकर तुम दिव्यांश को पीछे क्यों करना चाहती हो? तुमने तो हमेशा बिंदी को दिव्यांश का पर्याय माना है ना? फिर अपने माथे को बिंदी से महरूम करके क्यों हमें भी कष्ट देती हो? पर प्रेरणा, बिंदी तो सुहागन का प्रतीक होती है ना? हाँ होती है, पर दीपा कहाँ गया तुम्हारा वो दर्शन कि पुजारी भी अपने इष्ट को याद करके आज्ञा चक्र पर तिलक लगाते हैं। उनका इष्ट तो ईश्वर होता है ना, जो दिखाई भी नहीं देता। कहाँ गया तुम्हारा वो दर्शन कि महिलाएं अपने पति और दायित्वों को अपना इष्ट मानकर आज्ञा चक्र पर बिंदी लगाती हैं
और हर समय ध्यान मुद्रा में रहती हैं। क्या हुआ जो तुम्हारे दिव्यांश दिखाई नहीं देते? पर वो लोग, वो समाज, कह देना उन लोगों को, उस समाज को, कि मेरे दिव्यांश यहीं कहीं हैं, मेरे आसपास, मेरी यादों में रचे बसे हैं। चल मेरे साथ मंदिर में। प्रेरणा घसीटते हुए उसे मंदिर में ले गई। देखो मूर्त देख, जो पत्थर की है, हम उसकी पूजा करते हैं और पुजारी लोग इसी के नाम का तिलक लगाते हैं। दिव्यांश भी ऐसे ही हैं। ईश्वर हो गए हैं वो, चाहे आसमां का सितारा हो गए हैं, या अमर आत्मा, या कोई देह बन गए हैं फिर ये रूप क्यों? और प्रेरणा ने ईश्वर के साक्ष्य में दीपा के आज्ञा चक्र पर गोल मैरून बिंदी रख दी। दोनों सहेलियां गले मिलकर फफक पड़ी। अश्रुधार के बीच दीपा के चेहरे पर स्मित रेखा थी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मजेदार कहानियां आप लोगों तक ला सकूं। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। हो सके तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें। आपका सहयोग मुझे अच्छी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।